बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो HPV की बात चल रही है, आपको पता है, और इसकी जो है ना बड़ी धूम भी मची हुई है। एक तरफ इसको जो है बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जा रहा है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये लगवा ली गई तो आगे जो बच्चियां हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी और दूसरे उनको जो है ना हार्मोनल इश्यूज़ हो जाएंगे। और जैसे एक कोविड के टाइम पे हमें डराया गया था, अब ये सिचुएशन है कि HPV वाली जो है इसके लिए वीडियोस फैलाई जा रही हैं कि कुछ बीमार हैं बच्चियां जो कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, मगर बाद में पता चला कि वो जो है किसी और आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई पुरानी वीडियो थी बच्चों की जो कि फैलाई जा रही थी कि किसी वजह से कोई बीमार हुई थी। मगर सोशल मीडिया पे इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी बच्चियों को ये तबाह कर देगी, आगे फ्यूचर में जो है ना उनके जो है ना DNA चेंज हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं औलाद नहीं हो सकेगी, कुछ कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं और हम इनसे आज पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इनकी रिसर्च और इनकी कई भी बात जो है वो हमारे लिए जो है ना रहनुमाई होगी। तो इसलिए आज हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि HPV है क्या सर? ये HPV तो एक वायरस का नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और पहले ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में थी, वेस्ट में थी, यूरोप में, अमेरिका वगैरह में। अब इसने जो पिछले 20 साल से रुख किया वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में किया, लाइक पाकिस्तान। तो ये एक वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है और मल्टीपल अगर सेक्स पार्टनर्स हैं तो उनको ज़्यादा होती है। और फिर इसमें वायरल वॉट्स वगैरह बनते हैं आपके प्राइवेट एरियाज़ में, और फिर बाद में ये कैंसर का मौजब बनती है। और ये CA सर्विक्स करती है। सर्विक्स हम बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा होता है यूट्रस का, उसको कहते हैं सर्विक्स। और ये दुनिया में तकरीबन कोई 5-1 लाख औरतें, बच्चियाँ, और इसकी जो कैंसर करती है ये 40 से 50-55 साल की उम्र की औरतों को करती है। जब लगती तो ये बहुत पहले है, लेकिन आस्ता आस्ता उसको कैंसर की तरफ ले। और जैसे मैंने कहा कुछ 5.5-6 लाख औरतें इसकी नज़र होती हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में कम से कम कोई 9,000 ख़वातीन की डेथ हो जाती है इस वायरस की वजह से, कैंसर की वजह से, CA सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स की। और तकरीबन कुछ 7,000 केसेस हर साल नए ऐड होते हैं CA सर्विक्स के। तो इसका डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है। दुनिया में ये चौथा बड़ा वजह है कैंसर की। ज़ाहिर है सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन पाकिस्तान में ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरी बड़ी वजह है ख़वातीन की जान जाने की। और उस वक्त जान जाने की जब वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, माँ बन चुकी होती हैं, एक हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं। तो ये पीक ऑफ लाइफ बंदा तभी पहुंचता है 30-40 इयर्स में, और उसी वक्त उनको कैंसर हो जाता है। तो और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी भी फ़र्द को, ख़ानदान के फ़र्द को इस तरह की बीमारी लाहक हो जाए तो पूरी फैमिली फिर सफ़र करती है। गरीब तो हैं ही हैं बहुत ज़्यादा, 90% हम लोगों में गरीब हैं, और वो गुर्बत की सतह से और पीछे चले जाते हैं इस कैंसर की वजह से। और अल्लाह ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका शिफा भी पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने इसकी वैक्सीन में बहुत ज़्यादा शिफा रखा है। तकरीबन 90% चांस है कि वो आपको ना हो। ये एक वैक्सीन सिंगल डोज़ है सिर्फ, और इसकी 2 किस्म की, मतलब इसकी बहुत किस्म की ये वायरसेस हैं, इसकी सब टाइप हैं। ये एक DNA वायरस है, और जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है इसकी सब टाइप वो 16 और 18, और वो सबसे ज़्यादा विरुलेंट है, सबसे ज़्यादा लीथल है टू कॉज कैंसर। और जैसे मैंने कहा कि ये वैक्सीन का इशू ये था कि बहुत ज़्यादा मैंने तो शोर मचाया, बिकॉज़ आपको पता है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शुमार होता है पहले 15 लोगों में
जिन्होंने वैक्सीन्स पे काम किया, स्पेशली कोविड पे माशाल्लाह। और उस वक्त भी आपके साथ प्रोग्राम्स किए और यही कोशिश की कि जो मिसपरसेप्शंस हैं उनको डिस्पेल किया जाए, उसको मतलब लोगों को बताया जाए कि ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिसपरसेप्शंस जो बन जाते हैं गलत किस्म के, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं रियलिटी से भी ज़्यादा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस नहीं है और लोगों का शऊर नहीं है, लोगों की एजुकेशन लेवल ज़रा कम है। सर हमारा डर भी तो देखें बनता है ना, इससे पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें ये पता था कि कैंसर की कोई दवाई नहीं है, कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, हमें तो पता था बस रिसर्च चल रही है, ये चल रही है। तो कितनी जो डेथ्स होती हैं जब वो उसकी ट्रीटमेंट के क्योर के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि या फिर ये बात करते हैं कि भाई ये हो ही ना, तो हमें तो उसके बारे में कभी कोई नॉलेज ही नहीं हुई, ना हमारे कानों कान को खबर हुई। अब एकदम से जो है ना हमें बताया जा रहा है कि इसकी वैक्सीन आ गई है और ये है और ये चल रही थी और ये इतनी पुरानी थी और इतनी ढेर रिसर्च के साथ जो है बनाई गई थी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा रही। इसकी डिटेल ज़रा हमें दे दें, कितनी पुरानी रिसर्च है, कब से चल रही है, कितनी ऑथेंटिक है, कितना काम कर चुकी है, किस किस ममालिक में कामयाब रही है। आज से 25 साल पहले ये वैक्सीन पाकिस्तान में थी और बहुत इफ़ेक्टिव थी। फिर वैक्सीन शॉर्टेज हुई, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें शोर मचाया। अब मेरे बयानात पढ़ें, बड़ी इंटरव्यूज़ देखें कि मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि गवर्नमेंट को इसको अवेलेबल करना चाहिए। अब चाइना से अवेलेबल हुई है और ये बाईवेलेंट वैक्सीन है जो 16 और 18 जो सब टाइप है उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है और सिंगल डोज है इसकी, और लगनी ये चाहिए टीनेजर को। और एज क्या कही जा रही है इसकी एज को तकरीबन अगर आप 11 साल से बच्ची से लेके 14 साल तक लगाएं तो बहुत अच्छा है। अगर ना लगा सकें, अगर 16 साल की हो गई ये बच्ची और 18 साल की हो गई और नहीं लग सकी तो उसको लगाना बेहतर है, उसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये बर वक्त लग जाए सब बच्चियों को तो इसकी एफिकेसी तकरीबन 90% है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 80% रह जाएगी, जिसको हम कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं कि ये मिस हो गई थी क्योंकि अवेलेबल भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। जैसे आप, अगर आपको नहीं पता तो समझ लें कि 99% पाकिस्तान को नहीं था पता। exactly, तो देखें ये इसका जो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मीडिया चैनल्स कि आप लोगों के लिए ख़बर ये बहुत बड़ी होती है कि एक MS ने रिश्वत ले ली, एक किसी के पेट में कैंची छोड़ दी गई, अच्छी चीज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। लेकिन ये इस चीज़ पे बहुत कम हम बात करते हैं कि किस तरह कैंसर को रोका जा सकता है, किस तरह ब्लड प्रेशर या शुगर से हर दूसरे फ़र्द को ब्लड प्रेशर है। देखें ये आज आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहला मेरा ख्याल बारिश का कतरा है। और देखें हम सब 95% मुसलमान हैं और मुसलमान का शेवा ही यही है कि वो ब्लाइंडली अल्लाह पे फेथ उसका होता है, मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है ना, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती कह रही है कि अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसके शिफा पैदा किया, उसका इलाज पहले पैदा कर दिया जी। तो अब कौन सा कैंसर रह गया है जिसका इलाज नहीं है? देखें कई कैंसर आप वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों के बहुत सारे कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं बर वक्त। और मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो कोविड की वैक्सीन थी, चाहे वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी कैंसर करती है और हमारे रोज़ के दर्जनों लोग लाहौर में मर रहे हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से। अब देखें ये जो अनफॉर्चुनेटली जो आपने इंट्रो में कहा, बहुत अच्छा कहा कि ये जो लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ करें जो अवामुन नास को नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो, आपकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है आप एक वेजिटेबल बन जाएं, पैरासाइट बन जाएं, आप गुर्बत से नीचे और मुल्क चला जाए, तो ये या तो मुसाड कर सकता है जो इज़राइल की एजेंसी है, वो कोई ना कोई तो इनको स्पॉन्सर कर ही रहा है ना, ये जो लोग करते हैं, या फिर रॉ इंडिया का कर सकता है जो हमारे दुश्मन हैं। देखें क्यों वो चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि बिलीव मी, कोई भी वैक्सीन आप लगाएं ना, कोई भी, अब हर्पीज़ की वैक्सीन आ गई है लेटेस्ट, जो हर्पीज़ जोस्टर होता है, अगर अभी मैंने लगवाई है, मेरे बेगम ने लगवाई है, हम सब ने। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ ये है कि जब भी आपको वैक्सीन लगाते हैं ना किसी भी चीज़ की, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, आपको बाकी बीमारियों से भी आपका बचाव होता है। और यही वजह थी जब आप ही ने इंटरव्यू मेरा यहाँ किया था कोविड के दिनों में,
तो हमारी कोविड की मोर्टेलिटी इटली से कम क्यों थी? कि हमारा हेल्थ सिस्टम तो उतना फाल नहीं है। उसकी वजह ये थी EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बच्चों में हमें जो वैक्सीनेशन होती रही है वो हमें उसने हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया हुआ था। इसलिए वैक्सीन ये वाइटल होगी लगाना। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा थोड़ा सा कोविड को रिवाइंड करेंगे कि इसलिए क्योंकि जो आवाम के साथ एक सिचुएशन थी कोविड के टाइम पे, तो अब वो सिचुएशन की वजह से भी थोड़े से लोग घबराए हुए। थोड़ा रिवाइंड करेंगे फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रेक प्लीज़। अच्छा जी, वेलकम बैक। और डॉक्टर जावेद साहब से, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब से हम अभी पीछे में ब्रेक में भी यही बातें पूछ रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक औरत, जैसे आप घर में अपनी चीज़ों को लेकर फ़िक्रमंद हो रही हैं। अभी यही जो प्रोपेगेंडा है जिस पर घबराए हुए लोग, डरे हुए, तो मैं भी बात करी थी उनकी जो अपनी बेटी है डॉक्टर साहब की आयशा, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने लगाई है, आयशा की बेटी ने लगाई है। मतलब वो भी एक मीडिया की पर्सनालिटी है और उन्होंने सबसे पहले लगवाई है। आप देखें, मतलब ढूंढ के लगवाई है अपनी बेटी को। वो 10.5 साल की है, मेरी बेटी भी 10 साल की है। अभी मैं, क्योंकि कल भी मैं रिसर्च के लिए गई थी, मैं कल किसी और डॉक्टर के पास गई, एक सर्जन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल वेट कर लो, 2 साल वेट करके लगवा लो। अब मैं ये कह रही थी, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, मगर जावेद साहब को यहाँ पे बैठाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरा एक तो इनके साथ जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक वो रहनुमाई करने वाले लोगों में से जिनको खुदा खौफी बहुत है। और ये देखें, ये काम ही यही करते हैं जो कि आप लोगों की एक खिदमत के लिए करते हैं, यू नो, खिदमत खल्क का काम करना। तो मुझे लगता है कि आज का जो शो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच और झूठ का फैसला आपने करना, मगर आपको सच्चाई यहाँ पर बैठ के हम ज़रूर बयान करें और जो बेहतरी है उसको कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि 160 मुल्कों में ये वैक्सीन काम कर रही है और कई सालों से कर रही है और कामयाब है, राइट? पाकिस्तान में भी थी 20-25 साल पहले। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह ट्रेनिंग होती रही, तो ये बच्चे हमारे वहीं पैदा हुए थे। अच्छा। आयशा, अंसा वगैरह। तो मैं काम कर रहा था हल रॉयल इन्फर्मरी में, ईस्ट यॉर्कशायर में। तो वैक्सीनेशन सेंटर शेफील्ड में था, बिलीव मी, और बार बार जाना पड़ता था वैक्सीनेशन कराने, कभी कोई और HPV भी। तो हम खुद ट्रैवल करके जाते थे और कुछ पेमेंट भी वो लेते थे हमसे। यानी कि हमें टेंशन होती थी कि यार ये बीमारी का अल्लाह ने एक शिफा रखा है, वाई शुड माई चाइल्ड बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। अगर खुदा ना खास्ता उसको होती है, मैं कितना गिल्टी फील करूँगा, कितना। आपकी खुद बेटी है, आप अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको प्रोटेक्टेड रखे फ्रॉम ऑल इलनेसेस, और वो सेहतमंद रहे। हमारी बेटी है जो आपकी बेटी है, ये कौम की बेटियाँ हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर हम अपने फ्यूचर में से जो कोई 8-10 हज़ार प्रोडक्टिव बच्चियाँ हैं, वो 15-20 साल के बाद वो कैंसर का शिकार हो जाएं और अल्लाह को प्यारी हो जाएं, तो ये पेरेंट्स क्या सोचेंगे? ये इसी में पड़े रहेंगे कि सोशल मीडिया पे देखिए, वैक्सीन, बिलीव मी, कोई भी वैक्सीन है, वो जब आप तक पहुंचती है, कोई भी दुनिया की, चाहे वो हर्पीज़ की है, कोई भी है, हेपेटाइटिस B की है, वो पीछे उसके 20 साल के तजर्बात किए होते हैं। मैंने खुद वैक्सीन्स के ट्रायल्स बेइंतहा किए हैं, फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 6 तक। और अगर हम, बिलीव मी, 100 वैक्सीन से शुरू होते हैं ना, तो 100 के में से कभी कभी हमारी खुशकिस्मती होती है कि एक ऐसी होती है जो ह्यूमंस को लग सकती है, आफ्टर एनिमल्स एवरीथिंग। और वो भी फिर हम पहले फ़ेज़ 1 ट्रायल करते हैं, चंद तंदुरुस्त ह्यूमंस से कंसेंट लेके उनको लगाते हैं, उनको ऑब्ज़र्व होते हैं साल। अगर वो पास होते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, आप तक जब जाती है, ये हज़ारों लोगों के तजर्बे के तौर पे लग के सेफ्टी वैलिडेटेड होती है। तो ये इस तरह नहीं है कि ये कोई किसी ने कुछ साजिश कर दी कि जी आबादी कम कर दें, नसबंदी हो जाए। इस पे तो प्लीज बात ये अनफॉर्चुनेट है। ये प्रेगनेंसी जो है ना वो नहीं होगी, आबादी कम करने के लिए वैक्सीन लेके आई गई है, ख़ास तौर पे बच्चियों को लगवाई जा रही है ताकि जैसी वो शादी करें तो बच्चे पैदा ना कर सकें। इसी तरह आबादी कम होगी या फिर उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। जो सुनने में आ रही हैं बातें, जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं, ये फैलाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं इतने प्यारे फूलों की तरह कलियां हैं, अल्लाह करे ये कलियां फूल बने गज़ा में, उनका क्या कसूर है जो उनको मारा जा रहा है? ये भी उसी तरह की चीज़ हो रही है ना, कि जब हमारे बच्चे प्रोटेक्ट हो सकते हैं इन मूजी बीमारियों से, तो उसमें रुकावट पैदा की जा रही है। ऐसे मिसपरसेप्शन, जहालत फैलाई जा रही है
ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आने से पहले की भी बातें यही हैं कि जहालत फैलाई गई है, बच्चियों को उस वक्त दफन कर दिया जाता था और मार था। तो ये वाकया ही वो दौर है ना, ये तो अल्लाह उनसे पूछेगा, ये इनको अल्लाह को जवाब देना होगा कि इतने और बच्चियाँ बच सकती थी कैंसर से, तुमने क्यों ये सोशल मीडिया पे ये किया? क्या मकसद क्या हो सकता है? वो मुसलमान ही होंगे ना जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग हो रही होगी, पूरा दिन वो बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये फॉल्स न्यूज़ फैलाते हैं। आप देखें ना, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है जो आपको सुन रही है, देख रही है इस वक्त, और माशाल्लाह आपको बहुत फॉलो किया जाता है और राइटली सो मैं फॉलो करता हूँ, तो चीज़ ये है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, ये इन्फ्लुएंस आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है। आपने मुझे बुलाया एज ए स्पेशलिस्ट, मैंने आपको बताया है, अब आपका फ़र्ज़ बन गया है कि लोगों को डिस्पेल करें। आप जब अपनी बेटी को इंशाल्लाह लगाएंगे तो आप बताएंगे अपनी प्रोग्राम के कहने लगाई है। आप कुछ पढ़ लें, कहीं पढ़ लें, गूगल कर लें, जो भी करना है कर लें, या यकीन कर लें मुझ पे कि इट इज़ एब्सोल्युटली 100% सेफ़, और एक दिन भी वेट ना करें, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अभी फ्री है, शायद कुछ देर में भी फ्री ना हो, ये मिलेगी सही होपफुली, क्योंकि ये चाइना से आती है, बाइवेलेंट वैक्सीन है, लेकिन उस वक्त पे करना पड़ेगा बाय डिलेट। अभी फ्री भी है, आप बता रहे थे कि स्कूल्स में भी लगाई जा रही है, हर जगह पे ये मिल भी रही है, हर वैक्सीनेशन सेंटर में भी है। ये कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी, ये कुछ डोजेस फ्री उन्होंने दी हैं और बड़ी अच्छा किया है, और उसके बाद ये शायद कहा नहीं जा सकता। मैंने उनसे रोज़, उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे मेरी रोज़ यही बहस होती है कि तुमने यहाँ पे दे तो दी, लेकिन बाद में लोगों को डेप्रिवेशन होगी, कहाँ से लेंगे? उन्होंने कहा जी अवेलेबल तो होगी, वो भी ये नहीं कमिट कर रहे अभी कि ये फ्री होगी, इस वक्त फ्री है, तो आप भरपूर फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, जो क्राइटेरिया जो बताया गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र की बच्चियों से 9 साल की जो भी उम्र की बच्चियों से लेके फिर एक क्राइटेरिया एज का कि 16 साल तक लगा सकते, अगर 16 से क्रॉस कर जाते हैं बच्चियाँ, और अगर वो अब क्योंकि लेट पता चला है और वो लगाना चाहती हैं उनकी फैमिलीज, तो क्या उसको उनको भी लगाया जा सकता है या फिर कोई काम नहीं करेगी? ये फिज़ा होना नहीं चाहिए था। जो भी हुकूमतें थी उस वक्त उनकी ड्यूटी बाउंड थी कि वो इसको अवेलेबल रखती, अनफॉर्चुनेटली नहीं रखी उन्होंने, तो अब उसको हम कहते हैं कैचअप वैक्सीनेशन, कि वो एज मिस हो गई, लेकिन अभी भी उनको फ़ायदा होगा। मतलब अगर लगवा लें तो 90% फ़ायदा है अभी। हाँ। अगर सही एज पे लग जाए उस वक्त 80% रह जाएगा, तो 80% भी बहुत है, ज़रूर लगवाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त शायद उस एज को वो वैक्सीनेटर्स ना लगाएं, सिंध में या इधर उधर। मुझे कोई मिले तो मैं तो वैक्सीनेटर को कहूँगा लगाए, क्योंकि वो कहेंगे जी इस एज में हमने लगानी है, ठीक है ना, तो चलें वो मूड ख़रीद के लगा लें, फिर लगाएं सही। थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी रहनुमाई की। और एंड में मैं यही बात करूँगी कि देखिए, मैं तो एक फ़ेज़ गुज़र चुका है मेरी ज़िंदगी में। मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनकी जो है ना कैंसर की वजह से डेथ हुई है। मेरी फैमिली में तो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना काफ़ी लोग हैं, जिसमें सबसे पहले तो मेरी अम्मी है, मेरी खालाएँ हैं, मेरी बहन का बेटा है, इस तरह मतलब बहुत छोटी एज में कैंसर से डेथ हुई है। और ये सारी जो फैमिली, हम लोगों ने तो ये कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, सफ़र किया। और मैं आपको बताऊं, कैंसर पेशेंट आपकी कोई भी फैमिली में होता है ना, जो तकलीफ़ें और दर्द बर्दाश्त करता है ना, उससे ज़्यादा वो फैमिली के जो इर्द गिर्द फ़र्द होते हैं ना, वो बहुत सफ़र करते हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल बीमारी। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर ये वैक्सीन आई है, 160 ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, और जावेद साहब जैसे बंदे प्रोफेसर हो के जो कि वैक्सीन के ऊपर उनकी रिसर्च बेहतरीन है, काम कर रहे हैं, और इतने सालों से इनकी इसी चीज़ पे नॉलेज है पाकिस्तान और ओवरसीज़ पूरी दुनिया में, तो आज इनको बुलाने का मकसद यही था कि हम ऑथेंटिक रहनुमाई हासिल कर सकें। तो मुझे लगता है मेरा तो इनके साथ बहुत जो है ना ट्रस्ट डेवलप है। तो मैं तो इस बात पे एग्री करती हूँ कि मैं अपनी बेटी फ़राल को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाऊँगी और ASAP करवाऊँगी। तो आप भी देर ना करें, क्योंकि पहले भी ये वैक्सीन आई थी और उसके बाद ये ख़त्म हो गई, जैसे कि जावेद साहब ने कहा। तो अब भी मौका है, फ़ायदा उठाएँ कि ये वैक्सीन अपनी बच्चियों को लगवाएँ। ये ना हो कि ये वैक्सीन ख़त्म हो जाए। I request rest. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. We'll take a short break. We'll be right back. Okay, welcome back. आज दूसरा जो टॉपिक हम अभी यहाँ पर शुरू करने लगे नाजरीन, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या होता है ये, कुछ पता है आपको? एक तो हमने ये सुना ना, ओवर कॉन्फिडेंस।
अब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये वो होता है जहाँ पर जो मेरे नज़रिए से कि जिस जगह पे आपको जब बात करनी होती है वहाँ पर आपके हाथ पैर सूझ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपने बात क्या करनी है। जिस जगह पे सही फैसला करना होता है वहाँ कर नहीं पाते, कॉन्फिडेंस लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं। मोस्टली कुछ हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं बड़े शर्मीले से, आपसे बात नहीं कर सकेंगे, ऐसे 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 घबराते रहेंगे, टांग हिलाते रहेंगे, ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी पोजीशन अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना शो करते रहेंगे कि बड़ा लैक ऑफ उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई बात करने का उनको एक एक्ट नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई ठीक हरकत नहीं है। एक इंसान आपसे जब मिले, कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी इंसान आपसे जब मिले तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही सबसे पहला अट्रैक्शन होता है। वो कहते हैं ना फर्स्ट रिएक्शन इंसान का, तो वो उससे पता चल जाता है इंसान कितना कॉन्फिडेंट है, क्या काम कर सकता है, कितना एक्टिव है, कितना स्मार्ट है। इस पर बात करने के लिए आज आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मैं डॉक्टर अली अजमल साहब जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमसे जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। ग्रेट, है ना? तो आप बताएं कि ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसकी डेफिनेशन इफ आई आस्क यू, वो आप क्या देते हैं? देखिए, जहाँ तक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है तो वो एक हमारा एक बिलीव होता है अपनी एबिलिटीज़ पे कि हम ये काम कर सकते हैं। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो गया कि जो काम आप कर सक रहे होते हैं, जिसके आप काबिल होते हैं, हमारा ये बिलीव होता है, ये मानना होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रूटीन के काम होते हैं आमतौर पे, जब हम किसी से बात करना चाह रहे हैं या कोई टास्क हमें दिया गया है तो जाहिर बात है हर शख्स ही बात कर सकता है, ज़ुबान हर एक को ही आती है। और इतनी अल्लाह ताला ने हर शख्स को इस दुनिया में सलाहियत ज़रूर दी होती है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता है। अब जो शख्स ऐसा नहीं सोचता या सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ऐसा मुझसे होना नहीं है, अगर किया तो मैं नहीं कर सकूंगा, ये दूसरे लोगों में ये काबिलियत है, मेरे अंदर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने एक वर्ड यूज किया था ओवर कॉन्फिडेंस, कि जी किसी लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये कोई चीज नहीं होती, ये बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही होता है। जो आप जी बिल्कुल, अक्सर आपको आमतौर पे लोग ऐसे में फड़िए मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर होता कुछ नहीं है, और ये हो जाएगा, मैं वो। लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है तो आप देखें कि उनकी स्किल्स भी इतनी नहीं होती, सिर्फ वो बातों में उन्होंने किले फतह किए होते हैं। अच्छा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं होती, ऐसे लोगों में काम करने की सलाहियत नहीं होती, कॉन्फिडेंस लैक ही करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक गलाफ चढ़ाया होता है जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, बाय द वे जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी बहुत गलत चीज है। इससे जिंदगी में ज्यादा नुकसान होता है। मसलन मैं आपको बताता हूं, जगह जगह पे आजकल हमें ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो पाया जाता है। आजकल फिजा आप देखें, आजकल की माओं को अपने लंडे के लड़कों के लिए लड़कियां पसंद नहीं आती। लंडे के लड़के, बिल्कुल, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि जाती हैं लोगों के घरों में, खाना खाती हैं, लोगों की अच्छी अच्छी लड़कियों को देख के और छोटी छोटी बातों पे रिजेक्ट करती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अपने लंडे के लड़के को ब्रांडेड लड़का समझती है। अच्छा, अब इसमें देखें दूसरा फिर और आजकल जो और भी मामला दुनिया में चल रहे हैं कि आज रिलेशनशिप वगैरह के, अब देखें उसमें भी जो आमतौर पे कोई लड़के होते हैं जो ऐसे शेखियां बिगाड़ते जाते हैं, मैं वो, और तुम्हें रानी बना के रखूंगा, यकीन तो करो। अच्छा, बाद में वो नौकरानी बना के रखते हैं। अब ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं कि अच्छा बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अच्छा, ये सारी चीजें जो है देखें, इसके पीछे होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपकी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि आपको अपनी खूबियां भी एक्सेप्ट करते हैं और अपनी खामियां भी एक्सेप्ट करते हैं। मसलन आजकल आप देखें कि इस माशरे में क्या हो रहा है, इस माशरे में फरिश्ते बहुत पाए जाते हैं, हीरो भी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं पाए जाते। हर शख्स अपने आप को सुपर हीरो ही ऐसे समझ रहा होता है। अच्छा, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि मैं जो हूं, मेरे अंदर खूबियां भी हैं, मेरे अंदर खामियां भी हैं। दुनिया के सारे लोगों में खूबियां और खामियां होती हैं। जो शख्स उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उस बेस पे लोगों के साथ बातचीत करता है, असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस ये चीज होती है। अब हम ये देखें ना, गलत फहमी है कि जी ओवर कॉन्फिडेंस, अब इस माशरे में देखें है ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अंदर कुछ भी नहीं है जी, वो जी बहुत कुछ है।
अच्छा, कुछ होता है ना कि जैसे कोई लड़की पसंद आई है कुछ लड़के को, कोई ऐसे लड़के हैं वो पसंद कर रहे हैं कोई लड़की को, तो वो ना उसको कह ही नहीं पा रहे हैं, वो राइट टाइम निकल गया, वो बल्कि आके बता रही है, अपना कार्ड दे रही है कि आप मेरी शादी पे आइएगा। भाई तुम्हें एक लड़की अच्छी लगी थी तो अपने घर वालों से बात करते, उनका ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो घर पर जाके पहले अपनी अम्मी से बात करें, उसके बाद फिर उनके अम्मी अब्बू से बात करें, या फिर लड़की को पूछें कि आप अपने घर वालों को हमारे घर वालों से मिलने की इजाज़त दें। तो कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से बड़ा कम होता है। इस पर ज़रूर बात कीजिएगा ज़रा कि जो लड़के राइट टाइम पे इजहार ही नहीं कर सकते और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो पहाड़ जो है ना उखाड़ दूँगा, तो उनको एक लड़की को ये नहीं कहा जाता कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, अब लड़का जो है उसको लड़की से मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, ये लड़की अच्छी लग रही है और दिल में जो है ना उसने इजहार अभी तक लड़की को नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर अपनी पेरेंट्स को भेजना चाहता हूँ, या कोई भी सिस्टम, कॉलेज में कोई लड़की पसंद आई है, किसी वर्क प्लेस पे आई है, अब वो कहता तो है मैं पहाड़ उखाड़ लूँगा, मगर लड़की को जाके इजहार नहीं करना, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर सकता है कोई? जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पहले मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ अगर आपकी नीयत साफ़ है तो फिर मैं ये आपको बताऊँगा, और अदरवाइज़ को मैं लव गुरु नहीं बनना चाहता। अगर तो आप नीयत साफ़ करके सिद्के दिल से प्रपोज करके रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको टिप्स बता दूँगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा देखिए, इसमें बात ये है कि ये एक चीज़ समझनी है हमने कि जब भी आपको किसी से इस तरह के जज्बात हैं तो इजहार लड़के क्यों नहीं करते? उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे हमने निकलना है। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इजहार करना बता देता हूँ, ताकि आपके जो मामलात हैं शादी वाले मामला ठीक ठाक हों। क्या चीज़ें क्या चल रही होती हैं? लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। क्यों इस काबिल नहीं हूँ? माइंडसेट पे ही बातें आ रही है। ऑब्वियसली माइंड में ये चीज चल रही, लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अच्छा, उसमें ये दो चीजें होती है कि आमतौर पे लड़के को ना कुछ इधर उधर के लोगों ने बताया होता है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, जैसे क्रिटिक्स होते हैं। तो सबसे पहले लड़कों ने इन क्रिटिक्स को के पीछे नहीं जाना। एक लोग होते हैं ना फिजा, वो क्रिटिक्स होते हैं जो कि अच्छी तनकीद करते हैं, एक लोग होते हैं क्रिटिक्स होते हैं जो कि बगैर वजह की ही तनकीद करते हैं। तो जो भी आप पे पहले लड़कों पे ऐसी तनकीद बचपन से ही हुई होती है वो कोई ठीक नहीं होती, आपने उसको ज्यादा अपने सर पे सवार नहीं करना। अच्छा, फिर ना लड़कों को एक दूसरी बात लड़कियों की समझनी चाहिए। बात का ना लड़कियों का बात करने का मतलब वो नहीं होता जो वो करना चाह रही होती हैं, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां सारी कहती हैं कि ऐसा लड़का होना चाहिए, वादी इश्क का शहजादा होना चाहिए, उसकी बात करने को मुसव्विर तरसे, उस पर लिखने को हर वक्त शायर तरसे। अच्छा, वो लड़कों के ना इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हाँ। अब वो देखें, ये एक कुछ लड़कियों की नेचर होती है ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की। अच्छा, बाय द वे मैंने देखा जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना, उसके बाद देखे मैंने उनकी शादियां कहाँ पे होती हैं। ये कभी आप देखें कि जो उनके होते हैं ना कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, फिर वो जब रियलिटी में कैसा होता है वो सारे लोगों को पता ही है। तो लड़कों को इन चीजों में नहीं आना, आदत होती है कुछ लोगों की बातें करने की। एक लड़का उसमें किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए और शादी करने के लिए सिर्फ कुछ क्वालिटीज चाहिए। अगर आप में वो है तो बिल्कुल जाके आप प्रपोज कर दें। अगर तो आप जिम्मेदार हैं, आप मैच्योर हैं, आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और आप ये समझते हैं कि ये जी कोई ऐसे वक्ती तौर पे कोई क्रश या हार्मोनल चेंजेस नहीं है, मैं वाकई ही सीरियस हूं, तो बस अगर आप में ये चीजें हैं तो आप में सारा कुछ है जो एक लड़की को चाहिए। वो जो कुछ होती है ना बातें कि पहले जी जहाज लेके आओ, आसमान से चांद तारे तोड़ के लाओ, वो ये सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं। लड़कों का इस वजह से कॉन्फिडेंस फिजा डाउन हो जाता है। अच्छा। अब वो क्या करें बेचारे, घबरा जाते हैं। जारी बात है, इस चीज से वो घबराना तो है। अच्छा, फिर एक ये भी तो बड़ी चीज है ना, ये मैं लड़कियों को भी कहना चाहता हूं कि ये क्या करते हैं कि जो आपसे सिद्के दिल से सिद्के नियत से निकाह करना चाह रहा होता है, आप भी तो उसको फिर लिफ्टिंग ना कराती। रेड फ्लैग्स जो होते हैं, जो बड़ा अच्छा, कुछ समझ रहा होता है, वो लड़का जो अपने दोस्त की गाड़ी मांग कर आता है, ठीक है, उसकी कोई महंगी गाड़ी लेकर आएगा या फिर भाई का महंगा कोट पहनेगा या फिर अब्बू का महंगा परफ्यूम लगा कर आएगा, लड़कियां उनसे इम्प्रेस हो जाती हैं। और वही लड़का जो सादा होगा और वो जो सही विलिंग होगा शादी के लिए, उससे इम्प्रेस नहीं होती हैं। ये भी बड़ा मसला है। यही तो बात है ना, ये रेड फ्लैग्स है ना। आमतौर पे होता ये है, जैसे वो घबराने से आपने बात ये वाली शुरू होगी। देखिए बात ये है कि क्यों लड़के घबरा जाते हैं, ऐसा मामला क्यों, और फिर ये लड़कियां वैसे लड़कों से जैसे आपने कहा कि क्यों इंप्रेस होती हैं। असल में ना इशू ये होता है कि कहीं ना कहीं हम जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना, लड़कियां किसी ना किसी तरीके से
इसको कॉम्पिटेंसी समझ लेती हैं। और ये लड़कियों की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो खुद इतनी मेच्योर नहीं है, वो ये समझती हैं कि जो महंगी गाड़ी लेके आ रहा है, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बड़ी अच्छी एक वॉच पहनी हुई है उसने और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब शायद कॉम्पिटेंसी भी है। क्योंकि लड़की तो चाहती है ना कि किसी ऐसे लड़के के साथ रहे जो उसके शादी के बाद उसके बच्चों का अच्छा बाप हो, मेच्योर हो, उसकी इज्जत करे, एक अच्छी जिंदगी चाहे हर लड़की चाहती है और ये चाहना उसका हक भी है। गलती कहां पे लड़की कर देती है, जो लड़के का वो जो ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंप्रेस करने की कोशिश करता है, गाड़ी लेके आएगा, महंगे महंगे कपड़े लेके आएगा, ऐसा करेगा, ये वो चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, उसको लड़की आज की कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी से कंफ्यूज कर देती है कि जी अगर ऐसा है तो वाकई कुछ होगा। लेकिन उसी के अगर आप अगेंस्ट देखें कि एक दूसरा लड़का जो कि काम करता है, अपनी जुल्फें भी सवार के रखता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर वक्त अपनी जुल्फें सवार के अपना मुंह चमका के रखे और जी महंगे महंगे परफ्यूम और जी कपड़े पहन के रखे। उसने काम भी करना है, उसने जाहिर बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको अपना पता है। अब अच्छा, लड़कियों को शायद ये कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि ये तो कोई ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि इसने अपना जो फोकस है वो काम की तरफ लगाया। अच्छा, यहां पे एक बात है कि जो मेच्योर लड़की होगी वो उसको समझेगी कि नहीं ये लड़का बेहतर है। इसलिए तो आप देखें कि 20 साल की उम्र में लड़कियों की पसंद कुछ और होती है, 30-35 में कुछ और पसंद होती है। वो क्यों? क्योंकि हम टाइम के साथ साथ मेच्योर होते रहते हैं, हम फिर चीज को सही तरह से देखना शुरू कर देते हैं कि जी ये रियलिटी है। तो ये मैं लड़कों को भी बताना चाहता हूं, लड़कियों को भी। लड़कों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने काम पे फोकस हैं, जिम्मेदार हैं, धीमे हैं, मेच्योर है, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन मर्द भी हैं और आप एक बेहतरीन पार्टनर के कैंडिडेट भी हैं। क्या बात है। और यही बात लड़कियों के लिए भी है। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा करता है कि जी सिर्फ मैं हूं जी, अच्छा चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मैं ऐसे मैं वैसे। अच्छा, एक और सिर्फ मैं बात आपको बताता चलूं, ये भी मैं लड़के लड़कियों दोनों को कहना चाहता हूं, जो आपको ये कहता है, ये कहती है ना, ओ मुझे तो और भी बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शन है, तुम क्या हो, मुझे तो बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते थे, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए ठीक नहीं है। उसी वक्त उसको कहें भाई तू जा अच्छे ऑप्शंस के पास, जो मिलने ना उनके पास जाओ। एग्जैक्टली, जो भी उनके पास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मज़े का टॉपिक है। मुझे लगता है ये तो ऐसा टॉपिक है कि हम सारी रात भी बैठ के बात करते हैं ना, पूरा दिन भी गुजारे, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता। बट बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए भी। और अगर आप लड़कियों की मैं बात करूँ, कोई लड़का आपको पसंद करे, कोई अच्छा लड़का देख रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहता है या किसी वर्क प्लेस पर आप काम करना चाहती हैं, तो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को मारे भी मत, क्योंकि लड़कियां ही मोस्टली जो है ना कॉन्फिडेंस बर्बाद करती हैं लड़कों का। एक ब्रेक के बाद भी ओके जी। अब एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नाज़रीन, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है ना, फ्रांस ने भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अब फ़लस्तीन के हक़ में ज़रा सामने आ रही हैं, क्योंकि असल में ये भी देखें ना कि ये एक ह्यूमन क्राइसिस है वहाँ पर जो चल रहा है। पूरी की पूरी नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है फ़लस्तीन की, और गज़ा को जो है ना तबाह कर दिया इन लोगों ने, और खुले आम बदमाशी कर रहे हैं ये इसराइल वाले। अब फ्रांस की तरफ से और बहुत सारे ममालिक जो है ना, जौन सा है ना, फ़लस्तीन को एज अ स्टेट, एज अ अलहदा स्टेट एक्सेप्ट कर लिया। और फ्रांस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी फरमाया है कि ये जो जंग बंदी जो है वो की जानी चाहिए। बहुत से लोग जो है ना, उनको, मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है वहाँ पर। ये जंग रोकने का वक्त आ गया है। अब ज़रा अमन जो है ना इसमें लाया जाए, क्योंकि देखिए ये जो रीजन है ना, आगे अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई तो यही प्रॉब्लम आगे बढ़कर वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर भी लेके जा सकती है हमें। अब सिचुएशन देखें ना कि अब अमेरिका जो है ना, सिर्फ अमेरिका इसकी सपोर्ट में खड़ा है इसराइल की, ठीक है। इवन के जो बाकी जितने भी जो मगरब ममालिक हैं ना, वो भी जौन सा है ना, वो बोलना शुरू हो गए हैं कि ये गलत हो रहा है गज़ा के अंदर, अब आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अल्लाह ताला हमारे जो ये फ़लस्तीन के भाई हैं ना, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। हम दुआ करते हैं उन सब के लिए, और मैं कहूँगी कि सब रोज़ दुआ करें कि देखें
ये मिडल ईस्ट के अंदर जो है ना, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं सिर्फ ये गज़ा के इशू के हवाले से। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, मगर पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम किया है कि यूरोपीय जो ममालिक है ना, इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तस्लीम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी बात है। और बाकी रेस्ट सिचुएशन तो आपको पता है कि मैं चाहूँगी कि इधर जल्द से जल्द, आप लोग भी यही चाहते हैं, सब दुआ करें कि जो है ना जंग ख़त्म हो, इधर जंग बंदी हो, पुरसुकून हो, अमन हो, और जितने मासूम बच्चों की, लोगों की, बड़ों की, बूढ़ों की, जवानों की जो जानें जा रही हैं, उन सब की जानें जो हैं वो बच सकें और उनकी जो है ना हिफाजत हो। जैसे सब अपने अपने मुल्कों के बारे में सोचते हैं, अपनी हिफाजतों के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हमने इनके बारे में भी सोचना है। और कि आवाज़ उठाने का टाइम है तो आवाज़ उठाएं। सिर्फ एक जगह से, वो कहते हैं ना, लहर आए और बाकी जगह से हवा ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये खिड़कियाँ, हर दरवाजे हर जगह से खुलने चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान है मेरे पास, मज़े के मेहमान हैं। एक बच्ची हैं, लड़की हैं जो कि कोरिया से हैं और वो कोरियन हैं। उनके साथ उनके चाचा हैं, वो यहाँ पे लाहौर से हैं। और जो वो लड़की हैं वो कोरियन है तो सही, मगर उनकी कुछ स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले तो चाचा जी आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं जी? ठीक ठाक है? आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आपकी ही ये है? जी मेरी ही है। ओके, भांजी। भांजी, सॉरी। भांजी हुई, ठीक है जी। और भांजी जी जो है वो है फ्रॉम कोरिया। वो भतीजी नहीं हुई? क्या हुई? भांजी कैसे हो गई? भांजी तो बहन की बहन बेटी की होती है। है। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब आप सगे चाचा नहीं है। मैं यही चेक करना चाह रही थी। मैं ये देखना चाह रही थी, ना तो शक्ल मिलती है और ना अकल। क्योंकि आपने तो भांजी कह दिया, आप इधर ही पकड़े गए। आप मुझे ये बताएं, वायरल होने के लिए आप किस कोरियन लड़की को पकड़ के लेकर आए कि तुमने बोलना है कि तुम मेरी भांजी हो, तुम मेरी भतीजी हो? हैं? नहीं नहीं, ये या तो मैं आपके आईडी कार्ड्स भी चेक करूंगी, सारे वो रिश्ते चेक करूंगी जहाँ से आपकी भतीजी है। डेफिनेटली फोन करके पूछ लें, भांजी लगती है, भतीजी लगती है, बनाना क्या है? भांजी है भतीजी? भाई की बेटी बना ले आप, ना भांजी ना भतीजी। भाई की बेटी, हाँ ये इजी है। ये ठीक है। चले ठीक है। अच्छा, मेरा भी भांजी भतीजी खराब मिक्स हो जाता है सम टाइम। मेरा खुद खराब है, छेड़ ही वहाँ पर। मैंने खुद अपने भांजों को भतीजे कहा हुआ है और यही चलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोजूनी है। आप बोल सकती हैं उर्दू? जी। आप काशा माशू नहीं बोलती? काशा माशा वो क्या होता है? उधर की जो लैंग्वेज होती है। मेरी बेटी को तो कोरियन आती है, अगर वो होती तो मुझे खास आज बुलाना चाहिए था, उसको आपसे बात करती। उसने ऑनलाइन सीखा है, वो कोरियन बोलती भी है, चाइनीज़ भी बोलती है। तो आप वहाँ रहती हैं, राइट? मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रही हूँ। यहाँ पर रही? यहाँ पर रही हूँ। तो वहाँ पे पैदा होकर शक्ल आपकी बिल्कुल वैसी ही हो गई, ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरी मामा कोरियन है ना। मामा कोरियन जी, है? मामा कोरियन है। मामा का क्या नाम है? मेरी मामा का नाम सो ख्योंगी है। सो ख्योंगी। सो के उठी हूँ? क्या है? सो के उठी? सो ख्योंगी। सो खूंगी? ख्योंगी। सो क्योंगी? और मेरा नाम सोजूनी। सो क्यों जी है? क्या? सोजूनी। सोचूनी? सोजूनी। सोचूंगी। सोचूंगी? नहीं नहीं, सोजूनी इसका मतलब होता है स्काई। सोचू नहीं। कोई मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है, पूछो मौलवी। सोचू नहीं। हाई लाइक इट। पंजाबी में कहते हैं सो जाऊंगी। आपका नाम क्या है? सोजूनी। अम्मी और आपका नाम एक ही है? सो जो नहीं, उठ गई हो अब तक? हाँ वैसे ये तो है, मैं उठ गई हूँ। तो नहीं, आपका नाम क्या है? सोजूनी। अम्मी का नाम भी है ये? उनका नाम सो ख्योंगी है। सारे सोए होते हो। सर नेम इनका स्यू है। सो सो लगता है हर के साथ में। वो है ना, नेहा मुझे ख्वाब च आया माही, निम सुती नहीं सुती पई नु जगाया माही। सारे सोते रहते हैं आप लोग। मेरे जो कज़न है, सो जूंगी। अच्छा, मेरे जो कज़न है ना, उनका नाम भी सो छुएल, सो छुएरा, सो छुआ, इसी तरह करके सो चूहा। सो छुआ। एक एक करके नाम बताएं अपने कजन्स के। सो चुहा मुझे बुलवाने आपने। सो चुहा और सो छुआ।
मेरे से जो भरी कज़न है ना, उनके पापा की जो सरनेम है, चूँकि वो किम है, तो वो किम है, किम कानिंग उनका नाम है। सर नेम में किम आ रहा है उनका। अच्छा, जी। तो उनके नाम क्या है? उनका नाम किम कानिंग। किम कानी। अच्छा, जी। जिनका सो है वो सोए पड़े हुए, और जिनका किम किम है वो किम कानी, किम चौनी, किम धुआनी, ये सब कुछ। नहीं, वो मॉडल हैं, वो जापान में मॉडलिंग करती हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाती हैं। क्या नाम है उनका? किम कानी। किम कहानी। जी। और उनकी अम्मी का नाम क्या है? उनकी अम्मी का नाम, मेरी जो खाला है, मुझे आज तक उनका नाम पता नहीं चला। क्यों? नाम ही ऐसे हैं। कुंभ के मेले में खो गया, नाम ही ऐसे किम हैं। कामी कुंभ के मेले में खो गया, किम कुंभ, है ना? अच्छा, और दूसरा उनके हस्बैंड का नाम क्या है? उनके हस्बैंड का भी तो नाम नहीं पता मुझे। मैंने आज तक, मैं गई हूँ अभी पिछले साल कोरिया, मैंने आज तक इस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं उनका नाम किम पूछूं। खाला, किम खाला। किम खाला बोल लूँगी मैं। यार मैंने आज तक नहीं सोचा कि मैं इनका नाम पूछूं। तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ी है कोई वहाँ पे टाइम? नहीं, मैं यहाँ पाकिस्तान से अभी शुरू से जो है ना वो पढ़ रही हूँ, लेकिन आगे फर्दर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ करने का सोच तो रही हूँ। आना जाना होता है वैसे? आना जाना जी होता है। तो वहाँ जाती हैं तो कोरियन बोल लेती हैं? मैं बोल लेती हूँ, वो रह के वो कोरियन फैमिली के साथ मुझे बोलनी पड़ती है, और मैं सीख जाती हूँ, अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो। अच्छा, तो मैं कुछ आपसे पूछती हूँ तो उसका जवाब ज़रा कोरियन में हमें दीजिएगा, उसका कि हम भी ज़रा सीखें आपसे कि आप आज पहली मरतबा टीवी पे लाइव आई हैं, या इससे जी। पहले भी कभी जा चुकी हैं किसी शो पे? नहीं, आज से पहले मैं टीवी पे कोरियन लाई में हुई बोलना है, इंटरव्यू जवाब कोरियन में दे रहे हैं। इससे पहले किसी टीवी शो पे गई है? आने हो। आने हो, आई तो है आने हो तो क्या? उससे पहले नहीं गई ना। अच्छा, उससे पहले नहीं गई। उससे पहले नहीं और आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? कोरियन में बताना है। 여기 준이가 김치찌개 진짜 맛있어요. 여기 준이가 김치찌개 만들어요. 여기 준이가 शेफ। मतलब आप नूडल्स बनाना चाहती हैं, वो जो स्पाइसी नूडल्स होते हैं वो सब बनाना चाहती हैं, जो कोरियन नूडल्स बड़े फेमस हैं वो खाना चाहती हैं, रामेन, रामेन वगैरह खाना चाहती हैं? वो मुझे बहुत पसंद है। यही वो मैं बोला यहाँ पे भी आपने? buy करती बोला, ये हम जज भी कर रहे हैं, यही बोला आपने या नहीं? हूँ। मैं यही बोला है, यही घर जाके करूँगी। अच्छा, और फिर आपने ये भी अपनी कोई कज़न का मॉडल का भी नाम लिया था, किम कानिंग। किम कानी, के मैं उन जैसी भी बनना चाहती हूँ, मॉडलिंग भी करना चाहती हूँ, ये भी बोला था आपने? है? नहीं, नहीं, मैं अलग रहूँगी उनसे, मैं अलग रहूँगी। अलग क्यों रहेंगी? मैं अलग रहूँगी। मेरी शुरू से जो प्लान है ना वो एम्बेसडर बनने का है। एम्बेसडर। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये जो गोल है ना वो अचीव करूँ, और मॉडलिंग से थोड़ा दूर रहूँ। मैं मॉडलिंग से एम्बेसडर करना चाहती हूँ। एम्बेसडर बनना चाह रही हैं। और जी। कब जाना चाह रही हैं दोबारा, जो सेटल होना चाह रही हैं कोरिया में? मेरा ख्याल है अभी मेरा ये कंप्लीट हो जाए, मेरी प्राइमरी स्कूल हो गया कंप्लीट, सेकेंडरी वगैरह हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि फर्दर कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी वगैरह वो मैं वहाँ पर करूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, मुझे बताइएगा, जो आपको पाकिस्तान में, अगर आप कंपेयर करें, कोरिया को कंपेयर करें, तो दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए पाकिस्तान में, या ये कोरिया में होनी चाहिए? पाकिस्तान में होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। मतलब अक्सर जो है ना वो लोग मतलब अब खा रहे होंगे सड़क पे, वहीं पे रैपर फेंक देंगे। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया हुआ है। इस तरह एक तो ये होता है कि अब अक्सर मैं देखती हूँ वो रावी रिवर है, वहाँ पर भी इतना उन्होंने वो फेंके होते हैं पैकेट्स वगैरह। इससे ना सिर्फ हम डैमेज हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ इससे डैमेज हो रही है, बल्कि जो फिशेज़ वगैरह होती हैं, सी एनिमल्स वगैरह, उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब हो रही होती है, उनके डेंजर में होती है लाइफ। तो एक तो ये कूड़ा वगैरह ना पाकिस्तानी जो अवाम है ना उनको कम फेंकना चाहिए। हाँ, घर में देखिए हमारे डस्टबिन तो ये में। लोग रावी के रिवर पे जाते हैं, ठीक है, या नहर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब सदक़े का गोश्त फेंक रहे होते हैं तो साथ में शॉपर भी फेंक देते हैं कि वो सदका तो हो गया उनका, मगर शॉपर जो है मछलियाँ खा के मर जाए। वो प्लास्टिक है ना, तो हाँ। देखें अपनी जान को भी आप अजाब में डाल रहे हैं, और जो एनिमल्स हैं वो बेचारे जो नहीं बोल सकते उनको भी आप कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। और कोरिया में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो आपको लगता है पाकिस्तान में उधर नहीं है? कोरिया में हलाल चीज़ें मिलती हैं पर उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। अब जिस तरह जेलीज होती हैं ना, वहाँ पर उन्होंने पोर्क की चर्बी डाली हुई होती है। ओह जी, तो मैं खा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है तो की नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? करने आसी तो पंजाबी ते अच्छा चंगी बोलती है? चंगी बोल दी। चंगे बोलने, लेकिन चुक्कम बोलनी है ना, क्या चुक्कम बोलनी है। चुक्कम क्या होता है? मतलब यानी थोड़ी बोलनी है, थोड़ी। अच्छा, मुझे लगा कि कोरियन मिक्स करके बोल रही है। नहीं, मिच घबरा जानी है ना फिर मैं बोल दे। अल्लाह, कोरियन मुंह के साथ पंजाबी कितनी चंगी लगती है। अल्लाह, तुसी तो बड़े प्यारे हो। शुक्रिया, तुसी भी बहुत सोने हो। नहीं, तुसी ज़्यादा सोने हो। तुसी ज़्यादा सोने आजकल तो तुसी
आजकल तो ट्रेंड ते बड़ा कोरिया जो है ना, कोरिया दा मेकअप, कोरिया दा स्किन रूटीन, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ, ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਾਸਕ ਔਰ ਯੂ نو एवरीथिंग ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ डाइट मैटर करती है। ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, कोरियन लड़कियां ਇਹ ਨੂਡਲਸ ਖਾਤੀ हैं मिर्च वाला ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਿਰਚ ਸਪਾਈਸੀ ਨੂਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ एक्नी नहीं, ਤੇ स्किन फ्रेश। ਅਸੀਂ तो मिर्च खावे तो मुंह काला सड़ जाता है साड़ा मुंह। अब जो कोरिया है वो अक्सर बहुत पहाड़ है, कोरिया में बहुत पहाड़ है वहाँ पर। अब मेरी जो नानों का घर है वो पहाड़ी इलाकों में, मतलब पहाड़ है, अगर आपने वॉक करनी है ना तो वॉक डिस्टेंस भी आपका पहाड़ ऊपर चढ़ के हाइकिंग प्रॉपर करनी पड़ती है आपको। एक तो ये कि वो वॉक करते हैं, दे वॉक अ लॉट, और दूसरा ये कि अब जिस तरह हम पानी पीते हैं, हम ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे होता है कि उनका होता है कॉर्न वाटर, वो छलियों को बॉयल करके मतलब पानी वो वाला पीते हैं। और मेरी जो नानो है ना वो भी यही पीती हैं, और वो फिट फाट हैं, वो तो समुंदर में नहा भी रही होती हैं, वो बैठी हुई होती हैं, स्विमिंग वगैरह कंटिन्यू होती है। बड़ा अच्छा लगा आपसे दोनों से मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी भांजी और भतीजी दोनों को लेकर आए, क्योंकि आज आप जाके कंफर्म करेंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत खुशियाँ दे, यू नो, अच्छी हैं, प्यारी हैं, और जो फ्यूचर प्लान्स है बच्चों के मैं कहती हूँ पूरे होने चाहिए। शी इज़ अ यंग गर्ल और हमारे फ्यूचर यू नो ये इन्हीं के साथ जुड़ा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपका फेवरेट सेगमेंट है, और इसके लिए जो है ना अपने कान खोल के इस सेगमेंट को सुनिएगा, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए। हम क्या सुन रहे हैं, चाय पियोगे तो मैदा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, चाय नहीं पीनी, चाय से तो बिल्कुल ही आपका पेट भी ख़राब हो जाएगा। ये हम अपनी जो है ना सारा बॉडी का सिस्टम इसलिए ख़राब करें क्योंकि हम जो जितने पाकिस्तानी हैं हमारे ना टेस्ट बड में बैठ गई है चाय, ठीक है। हम वेस्ट में बाहर जाते हैं तो हम कॉफ़ी पे चढ़ जाते हैं, और अगर यहाँ पर हम थोड़े से पढ़े लिखे और मॉडर्न बन जाते हैं और थोड़े से अमीर हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं हमने कॉफ़ी पीनी है। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग फॉर कॉफ़ी, यू नो, कॉफ़ी, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी। ये ज़रा बड़ा ट्रेंड में आ गई है औरतों में भी कि हम सहेलियाँ आपस में मिल रही हैं तो वी गोइंग फॉर कॉफ़ी, यू नो, कैपुचिनो, लाटे, यू नो, एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी। तो ये जो हम इस तरह के ट्रेंड बोल बोल के अपने आप को बड़ा अमीर और बड़ा हाई स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पिए जा रहे हैं शाम को बैठ के कॉफ़ियाँ। और कुछ लोग इसलिए कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और उसका एक्सेसिव इस्तेमाल भी करते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये सही है गलत है, बस हम जो सुनते आ रहे हैं उस पर हाथ डाल देते हैं, जो नहीं सुनते उस पर को छोड़ देते हैं। आज हम आपको बताएंगे चाय और कॉफ़ी का किस हद तक का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है, इसके डिसएडवांटेजेस उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बरदा सिकंदर मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी, डाइटिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आपको बताएंगी कि क्या है कॉफ़ी और चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? शुक्र मैं है, बिल्कुल कैसी ठीक, आप तबीयत ठीक है? बताएं। बिल्कुल ठीक। चाय पियेंगी या कॉफ़ी? फिलहाल तो कुछ नहीं, खाली पेट कुछ नहीं, नाश्ते के बाद चाय या कॉफ़ी बेहतर लगती है। अच्छा, तो आपने नाश्ता नहीं किया आज? नाश्ता नहीं किया, मैं डायरेक्ट शो पे आ गई, अब जाके क्लिनिक नाश्ता करें। बस अब मैं तो समझ देखिए, आपने गई मुझे 7 चाय रखी है लेकिन मैंने चाय पी नहीं। चाय नहीं पी, बिल्कुल। मगर आपने भी एक ज़बान रखी थी कि आप मुझे आज जो है कढ़ाई खिलाएंगी, आपने भी मेरे सामने कोई नहीं रखी। ये तीसरी मरतबा धोखा मिला, अम्मी के हाथ की कढ़ाई आ रही है। ये लाइव आज मुझे झगड़ा करना है। देखिए, कढ़ाई जो है ना वो रास्ते में है, मुर्गियों का सीजन बेहतर हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है। हमने खास तौर पे आपके लिए देसी मुर्गी का एहतमाम किया है, तो उसकी कढ़ाई जो है वो अब मुर्गियों को बड़ा कर रहे हैं। जैसे ही मुर्गी बड़ी होगी तो कढ़ाई भी आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, कॉफ़ी पे रहते हैं। अच्छा बताइए, कॉफ़ी चाय कुछ लोग तो बिल्कुल डर के छोड़ देते हैं, नहीं पीना। चाय जो है, सबसे पहले मैं चाय की बात करूँ, चाय में अगर दूध के साथ पत्ती पका ली गई और वो उसको चाय पूरी दूध पत्ती बना के पी गई तो आपका मैदा सड़ जाएगा, इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, अब ना हमारे पास जब हम चाय की बात करते हैं ना, चाय के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगी एशिया के हवाले से। ये जिधर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं,
यहाँ हमारी चाय बनाने का तरीका है, चाय पीने का तरीका गलत है, और बार बार चाय की जो कंजम्पशन का इस्तेमाल है वो गलत है। अच्छा, अब होता क्या है फिजा, यूजुअली जो चाय होती है ना, टी जो है, इसके जो लीव्स हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये अलर्टनेस को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी को काम करती है, मसल को रिलैक्स करती है, एक्चुअल जो ब्लैक टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गलत तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कड़क चाय का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करते हैं हम, निकोटीन है, कैफीन है, उसको बार बार उबाल रहे हैं, बार बार उबाल रहे हैं। अच्छा, अब वो जितनी ज़्यादा बार बार उबलती जाती है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एक तो इफेक्ट आने लग जाता है, और उसके बाद दूसरा जो मसला बहुत बड़ा आता है वो ये आता है कि अब वो चाय जितनी ज़्यादा पकेगी उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता जाएगा, और वो फिर जब आप अपनी चाय, खास तौर पे जैसे होता है हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हम खाली पेट चाय नहीं पियेंगे तो हमारी आंखें नहीं खुलती, तो अब वही चाय जब आप खाली पेट पी रहे हैं या आप असर के वक्त, यूजुअली आप दोपहर का खाना खा चुके हैं और आपने असर के वक्त किया, क्या होगा कि वो चाय फ़ौरन आपका स्टमक बर्बाद कर देगी। ना सिर्फ स्टमक, बल्कि जो सबसे बुरा इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी के अंदर से वाटर ख़त्म कर देती है, डिहाइड्रेट कर देती है। चाय बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देती है अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अक्सर औक़ात देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एकदम ऐसे लगता है हाथों पैरों से हीट निकल रही है। अब जब चाय को आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो जाके हमारे जिगर, गुर्दे और इनके अंदर भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो चाय हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा, अब 3 गलतियां जो चाय के मामले में हम करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो चाय नुकसानदेह नहीं है। तो उनमें सबसे पहली गलती है खाली पेट चाय पीना। आपने दिन का आगाज़ भरा कप अंदर चीनी फेंकी है, उसके अलावा जी आपने की चाय पी है, खाली पेट अगर आप टी, वाइटनर या किसी भी चीज़ की चाय पी रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, आपकी बॉडी के अंदर फ़ौरन शुगर को हाई कर देगी, उसके अलावा लिवर प्रॉब्लम्स, गट रिलेटेड इश्यूज़ का कॉज बनेगी। सेकेंड जो गलत प्रैक्टिस होती है वो होती है, एक चाय को अक्सर औकात एक कॉन्सेप्ट होता है 7 से 12 उबाले दें, जितनी चाय पक्की होगी उतना मज़ा आएगा, उतनी चाय हेल्दी होगी, वो जबकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तीसरी गलती हमारी ये होती है कि जो हम खाने के साथ चाय पीते हैं, अक्सर औकात हमारा जो नाश्ता होता है, बिल्कुल हम कह रहे होते हैं कि अक्सर औकात ये भी होता है कि लोग पराठा चाय खा रहे होते हैं, ब्रेड चाय खा रहे होते हैं। चाय मैं बहुत शौक से खाती हूँ चाय पराठा। फिर हाँ। अच्छा देखिए, अब जब आप खाने के साथ बिल्कुल कैफीन लेते हैं तो उसकी वजह से खाने जो आप न्यूट्रिशन वाला फूड ले रहे हैं, जैसे होल व्हीट है, कोई भी खाना है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इफेक्ट हो जाती है। तो अब ये थे कुछ गलत तरीके। अब ठीक वे में आप चाय किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि कोशिश करें, जैसे अब्रॉड में भी कॉन्सेप्ट है ब्लैक टी, दैट्स हेल्दी, मगर अब ये ब्लैक टी के साथ ब्रेड डुबो के, रस डुबो वो हम नहीं खा सकते। तो अब उसका तरीका ये है कि आप जैसे गरम ताज़ा बिल्कुल दूध उबला हुआ है, थोड़ा सा जो उबला हुआ दूध है उसके अंदर ऊपर से डाल लें, या फिर अगर आपको पकी हुई चाय पसंद है तो आप उसको हल्का सा जो है 1 उबाला दे दें, 2 उबाला दे दें, लो फ्लेम पे दें ताकि उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बढ़े। अच्छा, अब जी मुझे पता है ये कमेंट सेक्शन भरने वाले हैं, डॉक्टर साहिबा वेट लॉस के वाले से भी बताएं, वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्होंने चाय का इस्तेमाल किस तरह करना है। वेट लॉस वाले लोग बड़ी ज़बरदस्त एक मसाला टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी, सौंफ, थोड़ी सी आप जो है वो चाय का जब आपने कावा बनाना है उसके अंदर डाल लें, वो जब उबाला आ जाए बगैर चीनी के अंदर ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के पैन को ढक दें, उसके बाद वो चाय जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाय वेट लॉस में इस्तेमाल की जा सकती है। वो लोग जिन्हें गट का, स्टमक का इशू है, और आजकल जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, मेरा खुद थ्रॉट बड़ा इन्फेक्ट हुआ है, तो मैं भी सोचूं कि अब जाके ना थोड़े से अदरक के स्लाइसेस कावे में डाल के और उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाल के और दूध डाला जाए ताकि वो गले के लिए भी वो चाय। अच्छा, मैंने अभी जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, जी जी जी, तो जितनी भी विंटर्स है उसमें मैं देसी घी का जो छोटा आधा चाय का चम्मच होता है ना, वो मैं चाय में, गर्म चाय में ना अंदर डाल के ना उसको फिर पीती हूँ। मुझे इसका टेस्ट भी डेवलप हो गया है, मुझे अच्छी भी लगती है, उसकी खुशबू भी बड़ी सौंधी सौंधी है, और उसको जैसे ही आप पिए ना तो आपके पेट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है, आपका पेट साफ़ रहता है, आपके आप एक्टिव बड़ा फील करते हैं, आप एनर्जी फील करते हैं। आप जैसे मेरी बॉडी भी ड्राई है तो इफ़ आई एक ऑलिव ऑयल में पी लूँ किसी चीज़ में, गर्म पानी में भी या कुछ भी, या कॉफ़ी में पी लूँ तो मुझे वो भी सूट करता है। और मुझे अगर मैं ये देसी घी चाय के अंदर डाल के पी लूँ तो मुझे बहुत
अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे भी आजकल ये बहुत वायरल ट्रेंड हुआ है, इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, आपकी गट नहीं क्लियर होती, आपको हर टाइम ड्राई खाना प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेशन आपकी अच्छी नहीं, तो आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर एम्प्टी स्टमक 1 चाय का चम्मच देसी घी का डाल के इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो बट आई डोंट डू इट डेली, इट्स नॉट द डेली थिंग। इसको क्लियर करें मुझे ब्रेक के बाद जरा कि कितना सही है कितना सही नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती मुझे देख के दुनिया लग जाए। मुझे सूट करता है, हो सकता है आपके लिए सही ना हो, आपका गामा GT ना बढ़ जाए, है ना। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, अब आपने वेट लॉस वाली चाय तो बता दी है ना। अब ये जो मैं आपसे पूछ रही थी कि चाय के अंदर देसी घी डाल के पीना या फिर ऑलिव ऑयल किसी कॉफ़ी में पीना, ये वर्थ होता है वाकई से, वेट लॉस होता है या नहीं? अच्छा, यूजुअली आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट हुआ है कि आप ना एम्प्टी स्टमक, ख़ास तौर पे कीटो डाइट में और पैलियो डाइट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फॉलो की जा रही है कि क्या है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का कप लें और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ देसी घी एम्प्टी स्टमक अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्टमक के अंदर की एसिडिटी ख़त्म होती है, डाइवर्टिकुलाइटिस ख़त्म होता है, गट क्लियर रहती है। अच्छा, अब अगर हम रिसर्च बेस्ड और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर मैं बात करूं तो होता ये है कि अगर हम एम्प्टी स्टमक डायरेक्ट आप इनटेक कर रहे हैं देसी घी का या फिर किसी भी फैट सोर्स का, अब होता ये है कि अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जब आप एम्प्टी स्टमक ऐसी कोई भी चीज़ डालते हैं तो हमारी बॉडी में 90% चांस होता है कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर LDL का रेट बढ़ जाएगा और उसके बाद जब हम नाश्ता करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्राइग्लाइसराइड्स देखे जाते हैं कि इंक्रीज हैं। तो अब ये प्रैक्टिस वो लोग, उन लोगों के लिए सेफ है जिन लोगों की स्टमक रिलेटेड इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं जिसमें डाइजेशन एड प्रॉपरली नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आपको पाइल्स का इशू है, आपको डाइवर्टिकुलाइटिस का इशू है, मैदे का इस तरह का मसला है जिसकी वजह से हर टाइम आपके मैदे में आपको भारीपन रहता है, आपको हर टाइम हार्ट बन रहता है। उन प्रॉब्लम्स में इट्स अ सूटेबल ऑप्शन, लेकिन उनके लिए भी बीइंग अ डॉक्टर आई हाईली रिकमेंड कि आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, ना सुबह खाली पेट और ना असर के वक्त। इसका तरीकेकार यह है कि आप आफ्टर मील 1 घंटे के डिफरेंस से इस्तेमाल कर सकते हैं 1 छोटी चाय की चम्मच देसी घी ब्लैक कॉफ़ी में डाल के। अच्छा, अब वो लोग जिनके लिए इस्तेमाल करना ये बेहद ख़तरनाक है और उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वो लोग जिनको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, लिवर सिरोसिस, अक्सर आजकल सुनते हैं हम फैटी लिवर हुआ उसके बाद जिगर सुकड़ गया, उसमें ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद हमारे पास जो अल्टीमेटली एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है PCOS और पोस्टपार्टम। अक्सर ख़वातीन होती हैं कि डिलीवरी हुई है, पोस्टपार्टम का टाइम है, देसी घी, पंजीरियाँ, कॉफ़ीज़ और इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आम दिनों में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो ट्राइग्लाइसराइड्स और फैट्स का लोड अब बाकी भी सूरतों से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है। बाकी ये है कि अगर आपको ये सूट करता है और आपको कोई इस तरह का हेल्थ इशू नहीं है जिसकी वजह से ये आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप फिर ले सकते हैं, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए। और एम्प्टी स्टमक प्लीज़, और रात बिल्कुल सोने से पहले कॉफ़ी नहीं लें। आजकल मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडिनोसाइन, वो क्या होता है कि अगर हम रात खाली पेट कॉफ़ी लेते हैं या सुबह टाइम लेते हैं वो इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। और तो इसलिए अगर आप दिन टाइम लें तो इट्स हेल्दी बिकॉज आपको अलर्ट रहना है, फोकस्ड रहना है। रात के लिए फिर इट्स प्रॉब्लम है। और ये कॉफ़ी में जो ऑलिव ऑयल डाल के लोग पी रहे होते हैं ये भी वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ के लिए तो ये काम करता है? अच्छा, काम करता है कुछ लोगों में। जैसे मैंने बताया कि अगर उनका जो वेट का कॉज है वो इस गट रिलेटेड है, उनका फैट रिलेटेड या फिर इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड नहीं, मैदे का मसला है जिसकी वजह से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस सूरत हाल में ये वेट लॉस में ज़रूर हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर फैट रिलेटेड फैट है तो फिर उस तरह आपके लिए। और ग्रीन टी के अंदर ये जो एप्पल साइडर विनेगर और ये कुछ लेमन इस तरह की चीज़ों को डाल के, शहद डाल के जो लोग पीते हैं, तो ये काम करती है बॉडी के लिए? या बॉडी को बहुत ड्राई कर देती है, ये भी बताइए। इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन टी ना, तो उसमें सबसे पहले मैं ग्रीन टी के बारे में एक चीज़, ग्रीन टी नेवर रिड्यूस योर वेट। ग्रीन टी सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, आपकी ब्लोटिंग को ठीक करती है, डाइजेशन को बेहतर करती है, जिसकी वजह से आपका वजन, आपको हल्की बॉडी लगने लग जाती है। तो अगर आप उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर और दालचीनी इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो वो उस सूरत में आपके लिए वेट लॉस का सबब बनता है।
लेकिन एक ऐसी जादुई वेट लॉस टी है जो वाकई ही साइंटिफिकली आपकी बॉडी के अंदर से सोजिश ख़त्म करती है, ब्लोटिंग ख़त्म करती है, रिटेन्ड वाटर है उसको ख़त्म करती है और आपका बहुत अच्छे लेवल पे वेट लॉस करती है। अजवाइन का पानी? हाँ, अब मैं वो वेट लॉस का मेरा ख्याल है बता ही दूं ताकि आप अच्छा, ये वेट लॉस ग्रीन टी है? यस, इट्स एक्चुअली वेट लॉस ग्रीन टी, जिसके जो ना सिर्फ वेट लॉस करेगी, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगी, मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर रखेगी। ये ग्रीन टी इस तरह है कि आपने क्या करना है, लेमन ग्रास, सिनेमन, अजवाइन और हल्दी, इन चारों चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल करना है। अब हल्दी आपने वो नहीं लेनी है ये जो हमारे पास पाउडर्ड या मार्केट में हल्दी होती है, जिस तरह हमारे पास जिंजर होता है इसी तरह आप ड्राई हल्दी वो लें। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को पानी में डाल के आप इसको एक डिटॉक्स वाटर बना के भी पी सकते हैं। इसको आपने 3-4 उबाले दे दिए और दिन में 2 कप आप इस्तेमाल कर लें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नहीं तो आप इसको कावे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होगी। वाह, थैंक यू सो मच। ये ज़बरदस्त टिप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का ये सेगमेंट जो है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इसको इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की अपनी डाइट में चीज़ों को शामिल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी होगी और आपका वेट भी कम होगा। आपको मिलते हैं हम कल, बहुत ख्याल रखें।